मुख्यमंत्री धामी ने अपने एक दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के तहत अल्मोड़ा पहुंचकर रैमजी इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कॉलेज में सीएम ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, अल्मोड़ा आगमन पर उन्हें अपर जनसमूह देखकर बेहद प्रसन्नता हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून नगर निगम कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। सीएम ने अनेक कक्षाओं का लिया जायजा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए समस्या के समाधान करने के निर्देश। हल्द्वानी में सपा के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी राजेंद्र चौधरी ने की प्रेस वार्ता। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर की गई है चर्चा। समाजवादी पार्टी उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव। और परिवर्तन यात्रा के बाद सितारगंज में कांग्रेसियों में हुआ आपसी विवाद। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हरपाल सिंह ने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता हसनैन मलिक को पार्टी से निकालने की हाईकमान से लगाई है गुहार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून नगर निगम कार्यालय का औचक निरीक्षण किया है। इस अवसर पर उन्होंने अनेक कक्षाओं का जायजा भी लिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नगर निगम में अपने विभिन्न कार्यों के लिए आने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए। तो वहीं मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अपने कार्यों के लिए आए लोगों से बातचीत कर जानकारी भी ली है। अब खबर देहरादून से है, जहां आज एक निजी होटल में स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य संवाद पर आधारित कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कई मंत्री जो थे, विधायक भी मौजूद रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कोविड-19 महामारी से बचाव को लेकर भी मंथन किया गया है। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि अगले कुछ चीजें जो जैसे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, इस समय सबसे महत्वपूर्ण है हमारा कोरोना महामारी। और कोरोना महामारी के लिए मैंने स्वयं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध किया था कि यहाँ पर हमको वैक्सीन कम मिल रही है। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने हमको अब जितनी वैक्सीन हमको चाहिए, हमें पूरी वैक्सीन मिल रही है और हमारा लक्ष्य है कि अगले 15 दिसंबर तक। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के तहत अल्मोड़ा पहुंचकर रैमजी इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्मोड़ा आगमन पर उन्हें अपार जनसमूह देखकर बेहद प्रसन्नता हो रही है। प्रदेश में बड़ी तेजी के साथ विकास का कार्य हो रहा है। जनता की सुनवाई के लिए तहसील दिवस और अधिकारियों को 10 से 12 बजे तक कार्यालय में बैठकर समस्याएं सुनने के जो निर्देश हैं, वो मुख्यमंत्री ने दिए हैं। तो वहीं विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी में नेताओं के बीच गुटबाजी का मामला बढ़ने लगा है। विधायक से लेकर मेयर और आम कार्यकर्ताओं एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हुए हैं। पिछले दिनों एक कार्यक्रम में हुए विवाद का मामला दिल्ली हाईकमान तक पहुंच गया है। इस प्रकरण में देहरादून के रायपुर से विधायक उमेश शर्मा काऊ और क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य के बीच जमकर कहासुनी हुई थी। हमारा परिवार है और परिवार के मुखिया से अपनी बात कहना ये हमारा कर्तव्य भी है। जो पीड़ा थी अपनी लगभग 5 साल से, वो सारी पीड़ा, और मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब जिन व्यक्तियों से 10 मिनट भी मिलना बहुत मुश्किल है, उनसे 1-1 घंटा उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी। कोविड
टीकाकरण की गति को बढ़ाने और तीसरी लहर की रोकथाम के लिए देहरादून में विभागीय स्तर पर कई टीमें जो हैं वो गठित की गई है। देहरादून के सीएमओ पंकज उप्रेती ने कहा कि जिले में टीकाकरण के लिए अब लोगों को कोविड पोर्टल का स्लॉट की बुकिंग अब नहीं करनी होगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी टीकाकरण केंद्र में जाकर टीका लगवा सकता है। आम लोगों को कोई भी अब परेशानी ना हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है और साथ ही दिव्यांगों के लिए घर पर ही टीका लगवाने की सुविधा जो है वो उपलब्ध करवाई गई है। तो वहीं सीएमओ ने कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए चिंता भी व्यक्त की है। आज जो वीसी थी यहाँ पे थर्ड वेव की तैयारियों को लेकर के तथा टीकाकरण को लेकर के दो चीज़ें जो हैं इसमें हमने कवर करनी थी। एक तो टीकाकरण था और दूसरा जो है तीसरे वेव की तैयारियाँ। थर्ड वेव में क्या क्या तैयारियाँ हैं, बच्चों को किस तरह से हम ट्रीट करेंगे, इसके बारे में हमने आपको यहाँ पे बुलाया था। उत्तराखंड में किसी न किसी कारण पहाड़ी दरकने की खबरें जो हैं वो लगातार सामने आती है। ऐसा ही कुछ तस्वीरें राजधानी देहरादून से भी सामने आई, जहां देहरादून ऋषिकेश रोड मल्ली नागड़ी में भारी बोल्डर के आने से रोड पूरी तरह से बंद हो गई। इस दौरान स्कूटी से आ रहे 2 लोगों की जो जान है वो बचाई गई है। तो वहीं उत्तराखंड के कुछ जिलों में उपनल संविदा कर्मियों का प्रदर्शन जो है लगातार जारी है। अगर बात करें चमोली की, जहां उपनल संविदा कर्मियों ने अपनी 18 सूत्री मांगों को लेकर 2 दिनों से कार्य बहिष्कार किया है और साथ ही जिलाधिकारी हिमांशु खुराना के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें समय पर मानदेय भी नहीं मिलता है। तो वहीं कुछ तस्वीरें हल्द्वानी से निकलकर सामने आई हैं, जहां उपनल कर्मचारी 2 दिन पूर्ण कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। प्रदर्शनकारियों के लंबे समय से उपनल कर्मचारियों का शोषण यहाँ हो रहा है और यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो अक्टूबर महीने में उपनल कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। जहां एक तरफ पुलिस प्रशासन अवैध खनन पर रोक लगाने के तमाम दावे कर रही है, लेकिन खनन माफिया अवैध खनन पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यही कारण नहीं है कि कोसी नदी से अवैध खनन का काला कारोबार जमकर जो है फल फूल रहा है। आपको ये बता दें कि बाजपुर के बनना खेड़ा चौकी क्षेत्र में कोसी नदी के प्रधान घाट पर अवैध खनन का जो कार्य है वो जमकर चल रहा है, जिस पर रोक लगाने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन खनन माफियाओं को वर्दी का जरा सा भी डर नहीं दिख रहा है। तो वहीं एसडीएम राकेश तिवारी ने कहा कि अवैध खनन को लेकर पुलिस, राजस्व और वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी और अवैध खनन को रोकने का जो प्रयास है वो किया जाएगा। में खनन का जिस तरीके से आप बता रहे हैं उसको मैं अपने स्टाफ के माध्यम से तहसील के, पुलिस प्रशासन के, वन विभाग के माध्यम से उसको दिखवाऊंगा, स्वयं भी देखूंगा। यथासंभव जो भी है उसमें रोकने की कार्रवाई जो शासन प्रशासन की मंशा के अनुरूप की जाएगी और इसमें मीडिया बंधुओं का भी, आप लोगों का भी सहयोग और माननीय जनप्रतिनिधिगणों का भी सहयोग अपेक्षित रहेगा, उसी के अनुरूप। तो वहीं धारचूला में विभिन्न विभागों की ओर से स्वरोजगार मेला आयोजित किया गया है। मेले में दूर दराज से आए अनेक बेरोजगारों और क्षेत्रीय कृषकों ने भी हिस्सा लिया है। तो वहीं क्षेत्रीय प्रमुख धन सिंह धामी ने सरकार की इस योजना का लाभ जल्द से जल्द जनता को देने की अपील की है और ये कहा है कि मेले का फायदा आम जनता को तब होगा जब बैंकर्स लोन या अन्य कार्य तत्काल करेंगे। रोजगार के तहत जो ये ऋण वितरण कार्यक्रम किया जा रहा था, रोजगार को प्रोत्साहन दें, स्वरोजगार को प्रोत्साहन कैसे हम दे सकते हैं, इसके लिए अभी जितने भी विभागीय गण हैं मंच से सिर्फ अपने विभागों की योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। मेरा सभी विभागों से एक ही अनुरोध है कि कम से कम जो भी कल्याणकारी योजना है उसको विशेष पम्पलेट में या किसी पत्रक के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाएं, जन जन तक पहुंचता है, ग्राम सभाओं तक, ग्राम पंचायत की बैठक तक ये पहुंचना चाहिए। चाहता हूँ कि ये जो अभी मेला लगाती है सरकार, इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सरकार तो अपनी तरफ से फॉर्मेलिटी पूरी करती है, ले दे के बैंकों में आता है। या तो आप उनको एक रेफरेंस लेटर दीजिए कि हमने इसको सेलेक्टेड किया है, आप इसे लोन दें, क्योंकि बिना लोन के यहाँ पर कुछ होता नहीं है। बैंकर के ऊपर टोटल आता है, सरकार कुछ भी कर ले, बैंकर के अलावा दूसरा कोई है नहीं। भारत सरकार की तरफ से आज तक की जो स्वरोजगार योजना है, मुझे विश्वास है कि हर किसी लाभार्थी को लाभ मिला होगा और आने वाले समय में मैं सोचता हूँ कि ऐसी सरकार का लाभ मिलता रहे कि पूर्ण मौका मिले सरकार को।
तो वहीं समाजवादी पार्टी उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। इसी कड़ी में हल्द्वानी में सपा के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के प्रभारी राजेंद्र चौधरी की तरफ से प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। और साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 2 दशकों में उत्तराखंड राज्य में कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। और साथ ही राजेंद्र चौधरी ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी केवल अपना वर्चस्व कायम करने की लड़ाई में चल रही है। समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो काम वहाँ किए। देखिए, कल हम लोगों की एक रुद्रपुर के अंदर प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी, जिसमें हमारे उत्तराखंड के प्रभारी और राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राजेंद्र चौधरी जी आए थे। और अभी तो राष्ट्रीय नेतृत्व का यह फैसला है कि 17 की 70 सीटों में हम चुनाव उत्तराखंड में लड़ेंगे। और जहाँ तक बात रही कि हमें यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर, तो वहीं हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ ने किसानों को ऑर्गेनिक खेती के साथ साथ उनकी आय बढ़ाने को लेकर काम शुरू कर दिया। इसी कड़ी में पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्णन और कृषि विशेषज्ञ हरिद्वार के लिए लालढांग पहुंचे हैं, जहां विशेषज्ञों ने कृषि भूमि का निरीक्षण भी किया है। इस दौरान आचार्य बालकृष्ण ने किसानों के साथ संवाद कर उन्हें पतंजलि योगपीठ की तरफ से हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि पतंजलि की तरफ से लालढांग क्षेत्र के किसानों को ऑर्गेनिक खेती के साथ साथ आधुनिक खेती के गुण भी सिखाए जाएंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों की उपज का उचित मूल्य दिलाने पर भी काम किया जाएगा। जी नमस्कार। आज हमारी इच्छा थी इधर लालढांग के क्षेत्र में यहाँ के ग्रामीण भाइयों से मिले, उनसे बात करें। आज मैं यहाँ पर आया, मुझे अच्छा लगा। और पतंजलि योगपीठ जिस तरह से पूरे किसान देश के किसानों के लिए पतंजलि सोचती है, तो यहाँ पर भी इन किसान भाइयों के लिए यदि कुछ अच्छा हो सकेगा तो पतंजलि करेगा। जिसमें जैसे भी हमारी बात हुई ऑर्गेनिक फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम या बाकी जितने भी जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं पर धरातल पर उतारने के लिए जो भी काम हो। तो वहीं हरिद्वार के पुलिस कार्यालय में नवनियुक्त एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने कमान संभाली है। तो वहीं रोशनाबाद पुलिस कार्यालय में एसएसपी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मुझे धर्म नगरी हरिद्वार का एसएसपी के रूप में कार्यभार संभालने का अवसर मिला है, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और साथ ही उन्होंने कहा कि हरिद्वार में कई तरह की समस्याएं हैं, जिनके निवारण के लिए योजना बनाकर काम अब किया जाएगा। अगर हम हरिद्वार नगर के क्षेत्र में जाएं तो यहाँ पर जो मेले होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के आयोजन होते हैं, जो एक धार्मिक उत्सव यहाँ पर होते हैं, इनसे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और अगर हम जो ग्रामीण क्षेत्र है या जो रुड़की के आसपास का क्षेत्र है, तो यहाँ पे औद्योगिक गतिविधियाँ और कृषि की गतिविधियाँ ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे जो क्राइम का जो प्रिवेलेंस है और क्राइम का जो नेचर है, वो थोड़ा सा पश्चिम उत्तर प्रदेश से मिलता जुलता है। तो वहीं परिवर्तन रैली के बाद सितारगंज नगर क्षेत्र में कांग्रेसियों में आपस में ही विवाद हो गया था, जो अब नया मोड़ ले चुका है। गौरतलब है कि सितारगंज नगर और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हरपाल सिंह ने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता हसनैन मलिक को पार्टी से निकालने की हाईकमान से गुहार लगाई थी, जिससे गुस्साए मलिक ग्रुप के समर्थकों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर अध्यक्ष को हटाने की मांग हाईकमान से कर डाली। इसी को लेकर मलिक गुट के समर्थकों ने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया और नगर अध्यक्ष पर मारपीट कर गाली गलौज और अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई घटना का सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच और नगर अध्यक्ष को हटाने की मांग की। सारे साथियों को ये बताना चाहता हूँ, अभी मुझे कोई लेटर नहीं मिला है, कोई नोटिस नहीं मिला है। ये केवल जो हमारे साथ हुआ है नगर अध्यक्ष के द्वारा जो मेरे गाली और मेरे साथ जो जास्ती की गई है, उनसे जो 4 तारीख में एवरग्रीन होटल में घटनाक्रम हुआ है, उसके संबंध में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन का माहौल आ रहा है। यहाँ के कुछ लोग जो है पार्टी को ये चाहते हैं कि टूटे पार्टी में विघटन हो, पार्टी में बुखाड़ हो,
जो कुछ दूसरी पार्टियों से मिले हुए हैं। मेरा इस बारे में कहना यह है कि ज़्यादा मतलब ये कि ना कुछ कह के मैं ये कहूँगा कि एवरग्रीन होटल में जो घटना हुई है उसकी CCTV जांच कराई जाए और जांच के बाद उसमें जो दोषी पाया जाए। तो वहीं बीजेपी कार्यालय में प्रदेश के महामंत्री कुलदीप कुमार ने टिहरी विधानसभा बैठक कर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकाल रही है जो पूरी तरह से फ्लॉप हुई है। उसके विपरीत बीजेपी की जन आशीर्वाद रैलियां हुई जिसका पूरे प्रदेश में जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि शक्ति केंद्र जिले से बाहर का पदाधिकारी होगा जो जाकर रात्रि प्रवास करेगा। प्रवास करने के साथ साथ बूथ पर चुनाव को जिताने की योजना भी तैयार करेगा। और हमने शक्ति केंद्र संयोजक, शक्ति केंद्र पालकों से निवेदन किया है कि बूथ पर जाकर के हमारी बूथ की जो समितियां हैं उनका ठीक से सत्यापन हो और उसके साथ साथ प्रत्येक बूथ पर हमारे पन्ना प्रमुख और पन्ना टोली बने और वो सक्रिय होकर के बूथ को जिताने की रणनीति बनाए। इसी लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो वहीं मसूरी MPG कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष प्रिंस पवार और छात्रों ने पत्रकारों से वार्ता की जिसमें विभिन्न मांगों को लेकर नगर पालिका और कॉलेज प्रबंध समिति के अध्यक्ष को कॉलेज के प्राचार्य के माध्यम से 6 सूत्रीय मांगों का पत्र जो है भेजकर मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने का आह्वान किया गया है। इसके अलावा छात्रों ने पूरी नहीं होने पर मांगे उग्र आंदोलन जो है वो करने की चेतावनी भी दी है। छात्र संघ अध्यक्ष प्रिंस पवार ने कहा कि कॉलेज प्रबंध समिति की अनदेखी के कारण छात्रों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है जिसको लेकर समस्त छात्राओं ने प्रबंध समिति के खिलाफ जो है वो भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। हमारी मांगों पर पूर्णतः विचार किया जाए। हमने 2 साल पहले 2019 में हमारी 7 सूत्रीय मांग रखी थी जिसको पूर्णतः अनदेखा किया जा रहा है। हमने उसमें प्रमुख मुख्य अपने 2 बिंदु रखे थे, पिंड रंगपुताई कॉलेज का और हमारे शिक्षकों की नियुक्ति, परंतु 2 साल में उस पर तो नगण्य कार्य किया गया है, अनदेखा कार्य किया गया है। हम चाहते हैं कि इस पर हमारी कार्रवाई की जाए। तो वहीं मसूरी से भारी बारिश के बाद सड़कों का हाल जो है वो बदहाल हो गया है। मसूरी के गड्डी थाना क्षेत्र में सड़क के बीचों बीच बना गड्ढा घटना को दावत देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस तरफ ना ही स्थानीय प्रशासन और ना ही नगर पालिका प्रशासन ध्यान दे रहा है। नगर पालिका प्रशासन ने पहले क्षेत्र के नालों की साफ सफाई करवाई थी जिसको लेकर लाखों रुपए ठेकेदार को दिए गए थे, लेकिन ठेकेदारों की तरफ से नालों को साफ कर मलबा सड़क किनारे छोड़ दिया गया है जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं बारिश के दौरान मलबा सड़कों पर बहते हुए लोगों के घरों में घुस रहा है। इससे लोगों में नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ भी भारी आक्रोश पैदा हो रहा है। काफ़ी दिन से ऐसे ही नाले और खालों का काम ऐसी है। पिछली बार जब लोगों के घर में पानी घुस गया था तो उसको लेके काफ़ी चर्चा हुई थी और सरकारी महकमे से कुछ रुपए भी अनुदान दिए गए थे जिनका यहाँ पे पिछले साल हुआ था, पर उस समय वो खुले नहीं। इस बार जब वो खोले गए तो मलबा यूं का त्यों वहीं पे रोड पे फेंक दिए गए। वहीं कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा अब रामनगर पहुंची है। इस दौरान कांग्रेस के ही 2 गुटों के कार्यकर्ताओं में आपस में ही भिड़ गए वो। ये धक्का मुक्की इतनी बढ़ गई कि प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को भी भीड़ को हटाने के लिए बीच बचाव के लिए बीच में उतरना पड़ा। तो वहीं जब परिवर्तन यात्रा अपने गंतव्य में पहुंची तो दोनों के समर्थक फिर भी मानने को तैयार नहीं हुए, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आगे बढ़कर सबको मंच से नीचे भेज दिया, जिसके बाद रणजीत सिंह रावत और हरीश रावत के समर्थकों ने एक दूसरे के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। आज परिवर्तन यात्रा रामनगर में पहुंची और आप जानते हैं कि जब लोग टिकट चाहते हैं तो अपनी पूरी ताकत के साथ ऐसी यात्राओं में प्रतिभाग करने का काम करते हैं और कई बार जो समर्थक होते हैं वो अति उत्साह में जो है उत्साहित होकर के इस तरह की छोटी मोटी घटना घटित हो जाती है। ये परिवर्तन यात्रा नहीं, ये परिवर्तन यात्रा नहीं, परिवर्तन की नदी बह रही है। जनता इसमें सक्रिय रूप से भागीदारी कर रही है। आम जन, खास जन सब इस परिवर्तन यात्रा के भागीदार हैं। यह अभूतपूर्व समा है जिसमें हमको हल्द्वानी से यहाँ पहुँचने में 11 बजे से अभी 3, साढ़े 5 बज गए।
तो वहीं रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी ने उन पर लगाए गए ठेकेदारी के आरोप पर पलटवार किया है। विधायक चौधरी ने कहा कि अगर कोई उनके नाम एक भी ठेका बता दे तो वो विधानसभा की सदस्यता और राजनीति दोनों छोड़ देंगे। आपको ये बता दें कि यूकेडी का दामन थामने वाली सरला खड्डूडी ने रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी पर विधायक का कम ठेकेदार ज्यादा होने का आरोप लगाया था, जिसके बाद इसे लोगों के बीच जो है खासी चर्चा का विषय बना रहा। इसका अंदाजा लगाते हैं कि हम विधायक होता है, वो जनप्रतिनिधि होता है, वो सारी उत्तराखंड जो हमारी जो विधानसभा है, इसीलिए वो नेता चुना जाता है ताकि हमारे जो जनता की जो भावनाएं हैं वो विधानसभा तक पहुंचा सके और हमारी विधानसभा की। हाँ ठीक है, उनका पार्टी उन्होंने छोड़ी है तो उनका आरोप लगाना प्रासंगिक है, लेकिन मेरी उनको चुनौती है, अगर वो ये सिद्ध कर दें कि मेरे 1 रुपए का भी कहीं पर ठेका है तो मैं अभी और इसी वक्त जो है राजनीति से संन्यास ले लूँगा, विधानसभा से इस्तीफा दे दूँगा। लेकिन इस तरह के अनर्गल आरोप लगाने से मुझे कोई फर्क नहीं। तो वहीं कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा रुद्रपुर पहुंची है, जहां पर यात्रा का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया और 3 दिन तक चली इस परिवर्तन यात्रा का रुद्रपुर में समापन किया गया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रुद्रपुर से घोषणा की कि अगर 2022 में कांग्रेस सत्ता में काबिज होगी तो साल 2014 से साल 2017 तक चलाई गई तमाम योजनाओं को दोबारा से शुरू किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आते ही रिक्त पदों को भरा जाएगा और साथ ही 3 साल बेरोजगार रहे युवाओं को बेरोजगारी का भत्ता भी दिया जाएगा। में सफल परिवर्तन यात्रा परिवर्तन केवल यात्रा प्रारंभ नहीं हुई है, एक परिवर्तन के विचार का सैलाब भी सारे राज्य में फैला है, सारे मंडल में फैला है और जनता ने अपने आप को मनसा वाचा कर्मणा से परिवर्तन की भावना से जोड़ा। जहाँ तक जो भी व्यक्ति समाज के लिए अच्छा करना चाहता है, पार्टी की नीतियों के अनुरूप चलना चाहता है, जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है, यदि पार्टी में आना चाहता है तो उसका निश्चित ही हम स्वागत करेंगे। उत्तरकाशी में सरकार ने हर्षिल के सेब को पहचान दिलाने के लिए विधानसभा में हर्षिल के सेब बांटे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब देहरादून में सेब महोत्सव का आयोजन भी किया जा रहा है, लेकिन अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हर्षिल घाटी में बना कोल्ड स्टोर का संचालन भी ठप पड़ा हुआ है, जबकि घाटी में अब सेब का तुड़ान जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन सेब रखने के लिए कोई भी जगह नहीं है। तो वहीं हर्षिल घाटी के सेब काश्तकारों ने चेतावनी दी है कि अगर कोल्ड स्टोर जल्द शुरू नहीं होता है तो सेब महोत्सव का बहिष्कार किया जाएगा और महोत्सव में हर्षिल के सेब जो हैं वो नहीं भेजे जाएंगे। सरकार को बताना चाहता हूं कि अभी तक सेब लगभग तैयार हो चुका है और कोल्ड स्टोर का संचालन अभी तक तय नहीं हो पाया है कि कोल्ड स्टोर कौन चलाएगा। अभी तक कोल्ड स्टोर के टेंडर नहीं पड़े हैं। मैं चाहता हूं कि कोल्ड स्टोर संचालन जल्दी शुरू हो ताकि किसानों को फायदा हो और किसान अपना सेब यहां रख सके। अगर 10 दिन के अंदर ये स्टोर नहीं खुलता है तो किसानों का सेब स्वतः ही मंडी की तरफ जाएगा। तो वहीं रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी कि ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह जंगल में जुआ खेल रहे हैं, जिसके बाद पुलिस की टीम ने सोनाली पुल के पास जुआ खेलते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से कुछ नकदी और मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। तो वहीं मामले में पूछताछ जो है वो अभी जारी है। जो एक काफ़ी ये ग्रुप है काफ़ी बड़ा जो ऑनलाइन फिशिंग का भी काम करता है और ऑनलाइन जो साइबर ठगी का भी काम करता है, तो उसका भी खुलासा इससे रिलेटेड किया। तो फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।